Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as The Attack on Sialkot by Zulfikar Ghosh. This is included in a subject South Asian Literature which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले जुल्फ़िकार घोष की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो फुल नेम इज़ जुल्फ़िकार घोष. बर्थ ही वाज बोर्न ऑन 13th of March 1935 सियालकोट पंजाब, ब्रिटिश इंडिया नाउ पाकिस्तान. माइग्रेशन हिज फैमिली मूव टू बॉम्बे मुंबई ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. Partition impact in 1947. After partition, his family migrated to Pakistan and later moved to England. Next is education. He studied English literature at Keele University, England. Next we'll discuss career in England. He worked as a sports journalist for The Observer and BBC. BBC is basically British Broadcasting Corporation. ही पब्लिश्ड पोइट्री, फिक्शन एंड क्रिटिसिज्म. अगर लिटरेरी थीम्स की बात करें सो आइडेंटिटी, एग्जाइल, डिसलोकेशन, कल्चरल हाइब्रिडिटी, पॉलिटिक्स एंड मेमोरी ऑफ होमलैंड जो हैं इनके वर्क के मेजर थीम्स हैं. नोटेबल वर्क्स की बात करें सबसे पहले पोइट्री में स्टेटमेंट अगेंस्ट कॉर्प्सेस 1964, जेट्स फ्रॉम ऑरेंज 1967. नॉवेल्स की बात करें द मर्डर ऑफ अजीज़ खान 1967, द इनक्रेडिबल ब्राज़ीलियन ट्रिलॉजी 1972 to 1978, द ट्रिपल मिरर ऑफ द सेल्फ 1992. नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफिकल एसेज, कन्फेशंस ऑफ अ नेटिव एलियन 1965. स्टाइल की बात करें सो ही ब्लेंड्स रियलिज्म विद मैजिकल रियलिज्म और एक्सप्लोर करते हैं पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को. टीचिंग करियर, he became professor of English at University of Texas at Austin, USA. Nationality, he became a naturalized American citizen. Death, he was died on 30th of October 2022 at the age of 87. नेक्स्ट चलते हैं द अटैक ऑन सियालकोट जो आज की हमारी पोएम है इसके इंट्रोडक्शन की तरफ. तो ये जो पोएम है द अटैक ऑन सियालकोट जुल्फ़िकार घोष की, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. अब सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम का क्या मतलब होता है? कि ऐसी पोएम दैट इज़ पार्टली बेस्ड ऑन पोइट्स ऑन लाइफ, ऑन एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज, लेकिन इसमें इमेजिनेशन भी शामिल हो, कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स भी हों और आर्टिस्टिक चेंजेस भी हों. ये जो पोएम है, ठीक है, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है. ये फुल ऑटोबायोग्राफी नहीं है जिसमें सिर्फ क्या होगा कि पोइट अपनी लाइफ की स्टोरी को बताएगा सेम उसी तरह से जैसे कि वो हुई. बट this poem draws from poet's personal history and blends it with creativity. और ये पोएम जो है शायर के बचपन की यादों, इसके ख़ानदान के इस्लामी विरसे और 1965 की पाक भारत जंग के सदमा खेज पस मंज़र को बयान करती है. सियालकोट में पैदा होने वाले जुल्फ़िकार घोष अपने दीनदार दादा की इस्लाम से गहरी वाबस्तगी को याद करते हैं और इसका कंपैरिजन, इसका मुआवजना अपनी उस ज़िंदगी से करते हैं जो सेक्युलर सोच और मगरबी सकाफत की तरफ सफ़र पर मबनी है. अब अगर बात करें सेक्युलरिज्म क्या होता है, इसका मतलब ये है कि रिलीजन को सेपरेट रखना स्टेट अफेयर्स से, जिसमें गवर्नमेंट है, लॉ है और पॉलिटिक्स है, एंड इंश्योरिंग दैट ऑल रिलीजन्स और नो रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली. सिंपलर वर्ड्स में कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फेवर नहीं करेगी, ना ही प्रमोट करेगी किसी एक रिलीजन को. लोग फ्री हैं कि अपने फेथ को प्रैक्टिस करें या किसी भी फेथ को प्रैक्टिस ना करें, ठीक है. डिसीजंस जो हैं पॉलिटिक्स में, लॉ में, एजुकेशन में, वो रीज़न, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर जो है वो होंगे, रिलीजियस रूल्स की बेस के ऊपर नहीं. ये बेसिकली सेक्युलरिज्म है. नेक्स्ट चलते, ये पोएम जो है ये पर्सनल मेमोरी, जो ज़ाती यादाश्त है और जो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो तारीख़ी तसादुम है, उसको एक साथ जोड़ती है, ये दिखाते हुए कि जंग ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासी बुनियादों को आजमाया बल्कि इसके लोगों के ज़ाती ईमान को भी कड़ी आजमाइश में डाला. उसके बाद क्या है कि मस्जिदों, दुआओं, नक्शों, टैंकों और खून रेजी की जीती जागती
जो तस्वीरें हैं उनके ज़रिए जुल्फ़कार गोस रवायत और जो मॉडर्निटी है, फेथ यानी कि ईमान और स्केप्टिसिज्म यानी कि शक, बिलोंगिंग एंड एलियनेशन यानी कि ताल्लुक़ और बेगानगी के दरमियान कश्मकश को उजागर करते हैं। जहां इनके दादा की ज़िंदगी पुख्ता इस्लामी अकीदत की अलामत है, वहीं शायर खुद मज़हब से अपने फ़ासले को तस्लीम करते हैं और इसकी बजाय मानी को सकाफ़त और फ़न में तलाश करते हैं। फिर भी सियालकोट की तबाही और इनके दादा की कमज़ोरी इनके अंदर गम और रूटलेसनेस यानी कि बेसिमती के एहसास को उभारती है। नेक्स्ट चलते हैं इस पोएम की डिटेल्ड समरी की तरफ। साथ साथ हम टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे और फिर उसकी समरी को भी। सो स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर 80 नाउ, हिज पिलग्रिमेज टू मक्का ओवर, still lives there at peace with his Muslim conscience. At our last meeting, he sat in the courtyard of a mosque, still as an idol, while I stood outside, garish as a poster against the whitewashed wall in my mohair suit, corduroy hat, advertising my patient secularism. ठीक है, इसकी जो समरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। शायर अपने दादा को याद करता है जो अब 80 वर्ष के बूढ़े हैं, जिन्होंने पहले ही हज यानी मक्का की ज़ियारत मुकम्मल कर ली है। ठीक है, और अपनी बाकी ज़िंदगी सियालकोट में एक परहेजगार मुसलमान की हैसियत से अपने ईमान के साथ सुकून में गुजारी। अब जो शायर है, जो स्पीकर है, अपने आप को अपने दादा के मुकाबिल रखता है। जहां बूढ़ा शख्स दीनदार और इस्लाम में जुड़ा हुआ है, वहीं शायर अपने आप को मस्जिद के बाहर खड़ा बयान करता है। मगरबी लिबास है जिसमें मोहेयर ड्रेस है, ठीक है, मोहेयर सूट है, कॉर्डरॉय हैट है, उसमें वो मलबूस है जो कि मॉडर्निटी को और सेक्युलर सोच की नुमाइंदगी करता है या सेक्युलरिज्म को और मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। अब जो खुद को चमकदार पोस्टर की मानद करार देना इसकी बेगानगी के एहसास को जाहिर करता है कि वो अपने आबा अजदाद की, अपने एंसेस्टर्स की मजहबी दुनिया में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाता। नेक्स्ट चलते हैं। गन फायर मेड सियालकोट अ किल्न टू फायर पाकिस्तान्स earthen port faith. I listened to the news hour after hour the whole month and saw maps in newspapers. An arrow pointed at Sialkot. Grandfather's breastplate of Islam had become fragile as China in the intruding heresy of tanks. I see that arrow still aimed at grandfather. अब इसकी डिटेल्ड समरी को डिस्कस करते हैं। अब जो पोइट है, जो शायर है, उसको 1965 की जंग याद आती है जब सियालकोट अहम मार्कों में से एक बन गया। जो गन फायर है उसने गोलियों की थरथराहट ने शहर को एक भट्टी में बदल दिया। ऐसी भट्टी जो पाकिस्तान के नाजुक मिट्टी के घड़े जैसे ईमान को आजमा रही थी। वो खबरें पढ़ता रहा, नक्शों को देखता रहा जिन पर एक तीर खींचा गया था जो सियालकोट की तरफ इशारा करता था। ये तीर इसके नज़दीक एक अलामत बन गया। ये सिर्फ शहर की तरफ ही नहीं बल्कि इसके दादा की तरफ, इनके ईमान की तरफ और पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त की तरफ भी निशाना लगाए हुए था। अब जो मेटाफर है, ग्रैंड फादर्स ब्रेस्ट प्लेट ऑफ इस्लाम हैड बिकम फ्रेजाइल एज चाइना, ये इस बात को जाहिर करता है कि मजहबी ईमान अगरचा मजबूत था लेकिन टैंकों और जदीद जंग की होलनाक ताकत के मुकाबले में नाजुक और कमज़ोर दिखाई देने लगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इट वॉज अ मेसी, अ चाइल्ड्स पुडिंग प्लेट ऑफ अ टाउन ड्यूरिंग माई फर्स्ट 7 years. I pulled at grandfather's beard and dragged down his turban when he carried me to school. He turned 5 times a day to Makkah, bowed low in prayer, and at night swung me round the bed so that my feet did not insult the holy direction, the one truth he knew. अब जो शायर है वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है जब वो सियालकोट में रहा करता था और इसे एक गंदी पुडिंग प्लेट जैसे कस्बे के तौर पर बयान करता है। वो अपने दादा की मोहब्बत भरी यादें बयान करता है, इनकी दाढ़ी खींचना, इनकी पगड़ी घसीटना और इनके कांधों पर बैठकर स्कूल जाना। मगर साथ ही वो अपने दादा के इस्लाम से गैर मुतज़लज़ल अकीदत पर जोर देता है। 5 वक्त की नमाज अदा करना, यहाँ तक कि ये भी देखना कि इसके पोते के जो पाँव हैं कभी बिस्तरे में मक्का की तरफ ना हो, क्योंकि ये बेअदबी समझी जाती थी। दादा के नज़दीक इस्लाम वो वाहिद सच्चाई थी जो वो जानते थे, इनकी ज़िंदगी का रहनुमा असूल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
from east and southeast, the tanks from the air, the jets converged all month on Sialkot in a massive pilgrimage, bloodier than the sacrifice of goats at the end of Ramadan. Grandfather, the landmarks are falling. Which way will you turn now? Islam, Islam, that is all you cared for, stubborn as a child, while I had gone westward, begun to eat pork. अब इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। अब जंग को शायर यूं बयान करता है कि एक ऐसा खून रेज हज जो रमज़ान के आखिर में बकरे की कुर्बानी से भी ज़्यादा खूनी है। शायर इस हमले को एक स्याह और एक तबाहकुन मजहबी रज़म से तशबीह देता है। वो अपने दादा से सवाल करता है कि अगर निशानियां मिट जाएं, अगर सियालकोट तबाह हो जाए, तो अब तुम नमाज में किस सिमत रुख करोगे। ठीक है, ये सवाल दरअसल इनके ईमान की पुख्तगी को बराह रास्त चैलेंज है। यहाँ नस्लों और नज़रियात का फ़र्क फिर नुमायाँ हो जाता है। जहाँ दादा इस्लाम को मजबूती से थामे हुए हैं, वहीं शायर इकरार करता है कि वो मगरिब की तरफ निकल गया और यहाँ तक कि पोर्क का जो मीट है उसने वो भी खाना शुरू कर दिया, जो कि इसकी सेक्युलर मगरबी और गैर मजहबी तर्ज ज़िंदगी की अलामत है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैंडफादर, इफ़ द ओल्ड हाउस फॉल्स, इफ़ यू डाई वेयर यू बिल्ट एंड सियालकोट कोलैप्सेस, I shall have no more to turn to who admire cathedrals for their architecture. Religion is irrelevant to grief. You will not agree, nor will Pakistan, finding in this war the old Islamic pride, rise like a congregation in a mosque. इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं। अब शायर अपने दादा की मौत और सियालकोट की तबाही के अमकान पर गौर करता है। इसके लिए दादा और जो जाए पैदाइश का खो जाना इस बात के मुतरादिफ है कि अब इसके पास रुख करने के लिए कोई मक्का नहीं। मगर ये बात मजहबी नहीं बल्कि तहजीबी और जज्बाती मीनिंग्स में है। इसका दादा इसकी इस्लामी रवायत से आखिरी वाबस्तगी की अलामत है। वो ऐलान करता है कि इसके लिए मज़हब का गम से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसे हुस्न जो है, जो ब्यूटी है, वो ईमान में नहीं बल्कि गिरजाघरों में दिखाई देती है बतौर फ़न तमीर। ठीक है, इंसानी फ़न और सकाफ़त की अलामत के तौर पर। अब नेक्स्ट क्या है। फिर भी वो ये तस्लीम करता है कि ख़ुद पाकिस्तान इस बात से मुत्तफ़िक नहीं होगा। जंग ने इस्लामी फ़ख्र को दोबारा ज़िंदा कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नमाजी मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। ये जो अंजाम है, ये जो एंडिंग है, उस कश्मकश को समेटता है, उस कश्मकश को, उस टेंशन को कैप्चर करती है जहां पाकिस्तान इस जंग को इस्लामी शनाख्त की तजदीद के तौर पर देखता है, वहीं शायर इसे एक इंसानी ट्रेजेडी करार देता है जो कि मजहब से अलग है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी ओवरऑल समरी की तरफ। तो जुल्फ़िकार घोष की ये जो पोएम है द अटैक ऑन सियालकोट, ये पर्सनल भी है और पॉलिटिकल भी है, ये ज़ाती भी है और सियासी भी है। ये नज़म इसके बचपन के सियालकोट, इसके परहेजगार मुसलमान दादा और 1965 की जंग के सदमे को बयान करती है। अब ये जो पोएम है ये टू वर्ड्स का कंट्रास्ट कर रही है, टू वर्ड्स का तजाद पेश करती है। दादा का गहरा इस्लामी ईमान और शायर का मगरबी और सेक्युलर रुझान जो है, ठीक है, उस चीज़ को सियालकोट पर हमला एक गहरी कश्मकश की अलामत बन जाता है, जिसमें ईमान का मुकाबला है मॉडर्निटी के साथ, ठीक है, ट्रेडिशन का मुकाबला है चेंज के साथ, यानी रवायत का मुकाबला है तब्दीली के साथ, और बिलोंगिंग का मुकाबला है एलियनेशन के साथ, यानी ताल्लुक़ का मुकाबला है बेगानगी के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। जहां दादा इस्लाम में ताकत और हौसला पाते हैं, वहीं शायर जो मज़हब से दूर जा चुका है गम और नुकसान को मजहबी नहीं बल्कि इंसानी मीनिंग्स में देखता है। नज़म का इख्तिताम इस एतराफ़ पर होता है कि अगरचा शायर अपने दादा के ईमान में शरीक नहीं हो सकता, लेकिन जंग ने पाकिस्तान में इज्तमाई इस्लामी शनाख्त को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ, जिसमें सबसे फर्स्ट है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। तो जो दादा है, जो ग्रैंडफादर है, उसके अनशेकेबल इस्लाम को कंट्रास्ट किया गया है। जो ग्रैंडसन है उसकी सेक्युलर और उसकी वेस्टर्न आइडेंटिटी के साथ। नेक्स्ट थीम इज़ वॉर एंड फेथ। जो बैटल है सियालकोट की वो एक मेटाफोरिकल अटैक है रिलीजन के ऊपर, आइडेंटिटी पर और कल्चरल हेरिटेज पर।
चाइल्डहुड एंड मेमोरी, पर्सनल मेमोरीज जो हैं वो वॉर की डिस्ट्रक्शन को डीपली पर्सनल बनाती हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, जो पोइट है वो डिस्कनेक्टेड फील करता है, ठीक है, इसके पास अपने दादा जैसा पुख्ता ईमान नहीं और ना ही मगरिब में कोई रूहानी सुकून पाता है। लास्ट इसका थीम है रिलीजन एंड ग्रीफ, यानी मजहब और गम। शायर इसरार करता है कि गम जो है वो मजहब से बालातर है, मगर ये भी मानता है कि इज्तमाई फ़ख्र और ईमान इस बात को तश्कील देते हैं कि कौमें नुकसान को किस तरह झेलती और समझती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future, I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.